नमस्कार। जय हिंद साथियों। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग सेकंड शिफ्ट का पेपर भी देके जब आए हैं तो एक शिफ्ट वन और शिफ्ट टू दोनों से मिला जुला कर आपको एक सॉल्यूशन के साथ साथ एक आइडिया लगाने की कोशिश की जा रही है कि भाई आने वाले समय में जो आने वाली शिफ्ट हैं उनके पेपर का पैटर्न संभवतः क्या रह सकता है। तो जो प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, जो प्राप्त जानकारी है उसके आधार पर कुछ डाटा कलेक्ट किया गया और उसके आधार पर कोशिश की गई है एक चीज़ों को विश्लेषण करने की कि भाई क्या आगे भविष्य में रणनीति रह सकती है बच्चों की तैयारी करने की और किस प्रकार इस एनालिसिस में मदद मिलेगी। 100% मिलेगी, क्योंकि मिलती जुलती चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है कि अगर मान लीजिए इस बार यहाँ से सवाल आया तो अगली बार अगर इससे आगे पीछे सवाल आए तो वो आपका होना चाहिए। ठीक है, शिफ्ट टू के एक बार हम एनालिसिस देख रहे हैं प्यारे साथियों। WPL के रिगार्डिंग एक सवाल आया। ठीक है, WPL 2023 में कौन जीता, इस बात को लेकर प्रश्न आया कि इसका जो है उद्घाटन कहाँ हुआ था। तो 23 और 24 दोनों का ही ध्यान रखिए। देखो 2000 जो आपका 23 वाला है उसका उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? नवी मुंबई के जो DY पाटिल स्टेडियम है उसमें हुआ था और जीतने वाली थी मुंबई इंडियंस और हरमनप्रीत कौर उनकी कैपिटल थी। तो ऑब्वियस बात है कि 2024 का पूछ सकते हैं। इसका जो उद्घाटन बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। फाइनल जीती कौन? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। कौन जीती? रॉयल चैलेंजर्स। और दिल्ली कैपिटल जो है वो सेकंड रनर अप रही है। ठीक है, फाइनल हुआ कहाँ था? अरुण जेटली स्टेडियम में। किस में हुआ था? अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, जो भाजपा के नेता भी रहे ना अरुण जेटली साहब, उन स्टेडियम दिल्ली में इसका फाइनल हुआ था। शुभंकर था शक्ति एक बाघिन जिसको क्रिकेट की किट पहनाई गई थी नीले रंग की, और बाघिन जो है कि नीले रंग की वर्दी पहने हुए बाघिन जो फीमेल टाइग्रेस हुई उसका जो है ये इसका शुभंकर, इसका नाम शक्ति था। क्या नाम था? शक्ति। दूसरा सवाल यूनियन एग्जीक्यूटिव से आया है। किससे आया है? यूनियन एग्जीक्यूटिव से। मेरे प्यारे साथियों, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय। अनुच्छेद 53 में इस बात का साफ जिक्र है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है, जो उनकी पावर्स हैं, उनका यूज वो दो तरीके से कर सकते हैं। वो खुद भी कर सकते हैं और वो अपने सबऑर्डिनेट्स या अधीनस्थों के माध्यम से भी कर सकते हैं। अधीनस्थ यहीं पर अधीनस्थों के कंसर्न में कही गई है, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। याद रखना कि हमारे देश के संविधान में कैबिनेट जैसा कोई शब्द नहीं, जैसे आज होता ना कैबिनेट मिनिस्टर, नहीं। शब्द जिसका जिक्र है दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अनुच्छेद 53 साफ करता है कि भैया राष्ट्रपति साहब अपनी ताकतों का प्रयोग खुद करेंगे या मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेंगे। ये साफ कहानी है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज याद रखिए, मैंने जो आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट है वो शिफ्ट वन में लिखवा दिए हैं सारे। ठीक है, जो शिफ्ट वन का एनालिसिस है। अभी मैं एक बच्चे कमेंट देख रहा था कि सर वो आर्टिकल 61 ही है, वो मैं एक को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बना देता हूं। एक ऐसा लगता है मेरा, क्योंकि मार्कर है ना मोटा चलता है तो वो दो सर 61 ही है। ठीक है, आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट मैंने शिफ्ट वन के एनालिसिस में सारे लिखवा दिए हैं, वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक सवाल है साहब DPSP से रिलेटेड। DPSP के कंसर्न में मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि वैसे जब बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि साहब DPSP पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या, तो मैंने कहा कि भैया बात यह है कि आपसे एक तरफ आर्टिकल और एक तरफ आपका DPSP दे देगा और मैच द फॉलोइंग कराने के लिए सवाल आएगा। संभवतः ऐसा ही कुछ प्रश्न आया है जो DPSP से रिलेटेड आर्टिकल पूछे गए हैं। तो शिफ्ट वन के एनालिसिस में जितने भी इंपॉर्टेंट DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे मैंने लिखवा दिए, वहां से जाके एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। एक सवाल इतिहास से है कि चटगांव शस्त्रागार की लूट। मेरे प्यारे साथियों, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का दौर चल रहा था उसी समय एक क्रांतिकारी जिनका नाम मास्टर सूर्यसेन है, लोग उन्हें दा कहते थे, तो मास्टर सूर्यसेन दा, इन्होंने चटगांव जो इस समय बांग्लादेश में पड़ता है वहां पर अंग्रेजों की जो आर्मरी थी, आर्मरी माने शस्त्रागार, उसको लूट का अंजाम दिया था। और यहीं पर ये बताई जाती है कि ये प्रेरित थे आयरलैंड की एक ऐसी ही यूनिट थी जो मतलब इनका जैसा ग्रुप था, ईस्ट राइजिंग। कौन सी है? ईस्ट राइजिंग। और इसमें दो महिलाओं के नाम याद रखना, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। प्रीतिलता वाडेकर को बंगाल की प्रथम शहीद महिला कहा जाता है। इसके ऊपर एक फिल्म भी आई थी, खेले हम जी जान से। कहते हैं कि 1933 की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम नेत्रा सैनी था, उनके कहने पर इनको पकड़ा जाता है। कौन? मास्टर सूर्यसेन। कौन थे ये? चटगांव आर्मरी रेड वाज लीडेड बाय द मास्टर सूर्यसेन विच इज आल्सो नोन एज दा। दा माने बड़ा भाई। ठीक है, तो मास्टर सूर्यसेन दा। ठीक है साहब। अब एक सवाल आया है अलाउद्दीन खिलजी साहब से। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान और खिलजी वंश का सबसे स्ट्रांग सुल्तान। तो उसमें सवाल ये था
कि भाई जब अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया को इन्वेड किया तो साउथ इंडिया को इन्वेड करते हुए वो सबसे पहले कहाँ गया था? साउथ इंडिया को इन्वेड करते हुए वो सबसे पहले कहाँ गया है? तो मेरे भाई सबसे पहले देवगिरी। उसने सुल्तान बनने से पहले और सुल्तान बनने के दोनों के बाद देवगिरी से पैसे की वसूली की है। एक सवाल याद रखना कि जो साउथ इंडिया के जितने भी इन्वेजन्स हैं उनका जो श्रेय जाता है वो मलिक काफूर को जाता है। किसको जाता है? मलिक काफूर, जो इनका एक सेनापति हुआ था, कैम्बे की खाड़ी से पकड़ा गया था, 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद सेना देवगिरी, देवगिरी देन वारंगल, वारंगल में काकतीय वंश के राजा थे प्रताप रुद्र देव राय तृतीय। कौन थे? प्रताप रुद्र देव राय। उसके बाद सेना कहां पहुंची? द्वार समुद्र, जहां पर होयसल डायनेस्टी थी और बल्लाल देव शासन हुआ करते थे। उसके बाद ये पांड्य देश पहुंचे जहां दो भाइयों का झगड़ा था, वीर पांड और सुंदर पांड का। एक प्रश्न जरूर याद रखिएगा, अगर अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न बनता है तो जो मदुरै की इसकी जीत है, मदुरै की जो थी वो कंप्लीटली जीता नहीं था क्योंकि कोई भी हाथ नहीं आया था, लेकिन पैसे के लिहाज से जहां सबसे ज्यादा पैसा मिला वो मदुरै से मिला था। कुछ और बातें अलाउद्दीन खिलजी की मैंने यहां लिख दी हैं, जैसे इसने सेना में नगद वेतन देना शुरू किया, 24 कर इसने लगा दिए थे, ठीक है। बाजार व्यवस्था, एक प्रश्न आता है कि जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं, इसको आप रिफॉर्म्स भी लिख सकते हैं, सिस्टम या मार्केट रिफॉर्म्स। तो जो इसके रिफॉर्म्स हैं उनका गोल क्या था? तो आप बता देना, मार्केट रिफॉर्म्स का गोल था कम पैसे पर एक बड़ी सेना रखना। ये प्रश्न कई बार आया भी है। दाग व हुलिया, है ना, दाग मतलब टू मेंशन द फेस स्ट्रक्चर ऑफ ए सोल्जर, है ना, क्या रखना? फेस स्ट्रक्चर। फेस स्ट्रक्चर को भी ये मैनेज करके रखता था कि भाई कौन कौन सिपाही हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। इन्हीं के दरबार का जो एक कोर्ट पोइट है उसका नाम अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो, तुतिया है हिंद, खजाइनुल फतूह का लेखक, तबला व सितार का आविष्कारक, ठीक है। 7 सुल्तानों का काल देखने वाला, कहीं कहीं 9 सुल्तान भी लिखा मिलता है, ठीक है। और इसी ने इसने ही एक कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप भी दिया है। क्या कहता है इस कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप? इसने साफ कह दिया था कि जिसमें ताकत है वो राजा बनेगा, यानी कि सत्ता का स्रोत शक्ति है। कोई डिवाइन कॉन्सेप्ट नहीं है कि मुझे ऊपर वाले का मेरे पे मेहरबानी रही मैं इसलिए आज सुल्तान हूं, जैसा कि बलबन ने दिया था। तो ये सारी बातें आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बातें जरूर याद रखिएगा, प्रश्न यहां से बन सकता है। कहां गया है? देवगिरी सबसे पहले गया। कहां गया साहब? देवगिरी गया है। देवगिरी के बाद कहां पर? वारंगल, वारंगल आज के आंध्र प्रदेश तेलंगाना का क्षेत्र। उसके बाद द्वार समुद्र और पांड्य। मदुरा जो है वो सबसे ज्यादा पैसे वाली जीत इसकी मानी जाती है। फिर एक प्रश्न है कि 2024 में किस संगीतकार ने जो पद्मश्री अवार्ड जीता था? तो भैया ये इनका नाम है अदनान सामी। कौन है? अदनान सामी, ठीक है। इन्होंने पद्मश्री अवार्ड को जीता था। एक हाइपर बिलिरुबिन मेनिया, मतलब एक तरीके से जॉन्डिस सुनते हो आप, पीलिया रोग के बारे में प्रश्न आया है। कौन सा रोग? पीलिया रोग। अब प्रश्न की एग्जैक्ट भाषा क्या थी इसको तो बता पाना तनिक कठिन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि हमारे ब्लड में जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, क्या होता है बिलिरुबिन? जब आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं टूटती हैं तो उससे बनने वाला एक मटेरियल है बिलिरुबिन। वैसे तो इट इज जनरली मैनेज बाय द लीवर, लेकिन कई बार लीवर मैनेज नहीं कर पाता तो वो ब्लड में ज्यादा आ जाता है और उसी समस्या को बोलते हैं लीवर पीलिया। कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, ठीक है। हमारा जो लीवर है, यकृत, इससे प्रभावित होने वाला अंग है जो पीलिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीलिया, जॉन्डिस इसको बोल देते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, प्रश्न इससे आगे भी बन सकते हैं इस पर। लता मंगेशकर पुरस्कार के बारे में एक सवाल आया है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इस सवाल को ध्यान से देखने पर जो प्राप्त जानकारी है, जो बच्चों से मिली जानकारी है, उसके आधार पर सर एक प्रश्न आया है कि किस जोड़ी ने जीता है। अगर जोड़ी का प्रश्न है तो क्योंकि लता मंगेशकर साहब पर अवार्ड बहुत सारी सरकारें देती हैं और हमारी भारत सरकार भी देती है, ठीक है। 2022 में जब इनका निधन हुआ तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत की गई थी और सबसे पहले इस अवार्ड को जीतने वाले मोदी जी ही हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर 2021 में जोड़ी की बात कर रहा है तो वो आनंद मिलिंद की जोड़ी है। किनकी? आनंद मिलिंद की। अब तो बच्चे बता सकते हैं कि भाई सर ऑप्शन ये था, तो उसी हिसाब से ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि जोड़ी पूछी है तो लास्ट टाइम तो भाई आनंद मिलिंद है। कौन है? आनंद मिलिंद। अब चूंकि बात यह है कि जानकारी मुझे तो इस चीज की है नहीं कि एग्जैक्ट ऑप्शन क्या थे, तो उसी हिसाब से मैंने कोशिश की है कि भाई शायद ये उत्तर इसका हो सकता है आनंद मिलिंद। सर गिवन बाय द मैनी गवर्नमेंट्स,
मध्य प्रदेश सरकार भी देती है, आंध्र प्रदेश सरकार भी देती है, महाराष्ट्र सरकार भी देती है। लेकिन माना यह जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ समय पे इसको बंद करने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने कहा था कि अगर वो यहाँ की रहने वाली हैं तो वो इन अवार्ड शो में आती क्यों नहीं है। 2001 में भारत रत्न दिया गया है ना, पिछली शिफ्ट में आया भी सवाल था। 1989 में दादा साहिब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया। लता मंगेशकर, असंख्य रिकॉर्ड, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इनके नाम गायकी में। गायकी में इन्हें सुर कोकिला भी कहा जाता है, मतलब इन जैसा कोई भारत में इस समय नहीं है। ठीक है, अब तो खैर ये बेचारी अब स्वर्गवासी हो गई है, लेकिन इनका रिप्लेसमेंट बड़ा कठिन है। चलिए, तो लता मंगेशकर का एक गगन नारंग साहब पे सवाल आया है। गगन नारंग कि साहब, गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल कब जीता था? बेटा लंदन ओलंपिक में जीता था। किस में जीता था? लंदन ओलंपिक में इन्होंने इस मेडल को जीता था। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते हैं। क्या जीते हैं? 6 पदक। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सवाल ग्रीन रेवोल्यूशन से बड़ा टेक्निकल थ्योरेटिकल, मतलब मैंने लास्ट टाइम देखा था कि भी CHSL में भी आ रहा था स्टेटमेंट में, तो मैंने इस गुत्थी को सुलझाने की यहां पर कोशिश की है कि अगर इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो ये गुत्थी 100% सुलझनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जैसे लगातार प्रश्न आ रहे हैं, CHSL में भी इससे प्रश्न आए। कौन है जनक? नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं। हरित क्रांति, द ग्रीन रेवोल्यूशन, इस शब्द को देने वाले शख्स डॉक्टर विलियम गॉड। 1966-67 का साल था जब शुरू हुई। इसके इफेक्ट्स पे सवाल आ रहा है, तो मैंने इसके इफेक्ट्स को समराइज करने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई हम लोग जो फूड क्रॉप्स में धीरे धीरे, जैसे गेहूं था उसमें इंडिपेंडेंस होते चले गए, अपने ऊपर निर्भर होते चले गए। पहली बार ऐसा लगा कि किसानों को केवल खाने के लिए नहीं, बेच भी सकते हैं, मतलब मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, मतलब सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन में क्या होता है कि फिर मार्केट ओरिएंटेड हो जाता है, जिससे बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, पर कैपिटल इनकम बढ़ जाता है, गांवों की समृद्धि बढ़ जाती है। और जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, किन बीजों का इस्तेमाल किया गया था? जो बीज जिनका इस्तेमाल किया गया था HYVS, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इसका अर्थ होता है ज्यादा पैदावार देने वाले बीज। तो उनके लिए बहुत सारी टेक्निकल चीजों की जरूरत थी, खाद और उर्वरक की जरूरत थी। तो ऑब्वियस बात है ये सारी चीजें भी धीरे धीरे सेटअप होती चली गई और एक नई टेक्नोलॉजी साथ साथ नए नए रोजगार पैदा हुए। यहीं से इसके कॉन्सिक्वेंसेज निकलने शुरू होते हैं। मैंने इस तरफ लिखते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आय की असमानता, मतलब जो किसान जिनके पास सक्षम थे, जो रिस्क लेने को तैयार थे, जिनके पास बड़ी जोतें थी, इरिगेशन सिस्टम ठीक था, पहले से भी कुछ पैसा था, तो उन किसानों ने इन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को तुरंत अपनाया। फिर साथ में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की समस्या एक बहुत बड़ी ये भी थी कि ये इनके बारे में जो फीचर्स इनके बताए गए थे, तो भारत का सर्टेन रीजन ही सुटेबल इनके लिए था। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को ठीक ठाक लाभ मिला, लेकिन देश के बाकी हिस्से इससे वंचित रह गए, डिप्राइव्ड, मतलब काफी हिस्सा उससे रह जाता है। तो भाई साहब, इससे इनकम की इनइक्वालिटी जन्म लेती है। क्या लेती है? इक्वल। और आप जानते हो कि आय की असमानता कई बार द्वेष, आंतरिक संघर्ष को हल्का सा जन्म दे देती है। ठीक है, कुछ ही फसलों पर ये, जैसे चावल, जैसे गेहूं, सबसे पहले गेहूं पे थे, गेहूं चावल पर केंद्रित थे, बहुत सारी फसलें उस समय इससे छूट गई। हालांकि उसके बाद सरकारों के प्रयासों से हरित क्रांति का विस्तार बाकी की फसलों के साथ भी किया जा रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन, कैसा पॉल्यूशन? उर्वरक इस्तेमाल हुए, तो ऑब्वियस बात है साहब, मट्टी, फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से कहीं ना कहीं मिट्टी से कहीं ना कहीं फसलें, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी, और हमारी हेल्थ पे, मतलब उन पेस्टिसाइड को कहीं ना कहीं इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स में निकल कर आते हैं। माना जाता है कि जमीन से जो है, जमीन से हमने बहुत ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश की, जो शायद एक साइकिल के बाद आती। ठीक है, चलिए, ट्रेडिशनल लेबर्स माइग्रेट कर गई, मतलब जो लोग, जब टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनें आ गई, तो जो कृषक, जो मजदूर थे, वो मजदूर वो वहां से क्या करना पड़ा? पलायन करना पड़ा। आज भी आप सभी देखते होंगे कि भाई साहब ऐसा होता है। अभी पहले मान लीजिए कि ट्रेडिशनल तरीके से खेत जुताई होती थी, अभी ट्रैक्टर सारे काम कर देता है ना। जिस काम करने 10 दिन लगते हैं, शायद आपका ट्रैक्टर आप उस काम को 7 से 8 दिन में कर देता है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से कुछ ना कुछ मजदूरों को भी दिक्कत हुई, आय की असमानता बढ़ गई, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए। ठीक है, अब गरीब और गरीब हो गए मैं ये नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन ये बात पक्की है कि जो अमीर थे वो और अमीर होते चले गए। यही प्रश्न CHSL में भी पूछा गया था। तो आप थोड़ा सा इसके प्लस और माइनस चीजों को याद रखिएगा। ये प्रश्न आपसे आगे हर बार बन रहा है, तो मुझे इसकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऐसा सवाल स्टेटमेंट में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा एनालिटिकल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर ये सवाल हो सकता है मेरे भाई। चलिए साहब,
लू के बारे में पूछा है। लू, व्हाट इज लू? कई बार आप घर में महसूस करते होंगे साहब लू चल रही है। इट इज ए रीजनल विंड, मतलब ये पूरी दुनिया में नहीं चलती है, ये उत्तर भारत और पाकिस्तान की ही विशेषता है। मई जून के महीने में चलती है और तापमान को एकदम से बढ़ा देती है, जिसे बोलते हैं हम लू। ठीक है, तो उसमें देखिएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या उसमें सवाल आया है, लेकिन मैंने जो मुझे लगता है कि सवाल इसमें से यही बनेगा कि भाई रीजनल विंड है, मई जून में चलती है, पाकिस्तान और उत्तरी भारत में लू का प्रकोप ठीक ठाक देखने को मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, एक सवाल जीएसटी से आया है, जीएसटी के विजय केलकर जी से। कौन है विजय केलकर? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। किसके? 13वें फाइनेंस कमीशन जो था 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। अभी वित्त आयोग नया बना है जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। अनुच्छेद 280 से वित्त आयोग बनता है। क्या करता है वित्त आयोग? वित्त आयोग का काम है केंद्र और राज्य के बीच में करों के बंटवारे का प्रावधान देखना, क्योंकि केंद्र और राज्य के संबंध भी हैं तो आर्थिक संसाधन कुछ गुथे हुए जैसे हैं। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज किस में है? राज्य में ही है। तो केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा कैसे होगा, पैसा कैसे बटेगा, इसका इस सारी रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन देता है। हाल ही में गठित हुए फाइनेंस कमीशन जो अनुच्छेद 280 से एस्टैब्लिश किया जाता है, द चेयरमैन इसके अरविंद पनगड़िया। कौन है अरविंद पनगड़िया? अरविंद पनगड़िया साहब सीईओ भी रहे हैं किसके? नीति आयोग के। क्या है नीति आयोग? मैंने आप जो पीछे वाला एनालिसिस आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो लास्ट हुई उसके बाद नीति आयोग का जगह आई, तो नीति आयोग के चेयरमैन भी ये रहे हैं, सीईओ साहब ये रहे हैं। कौन? अरविंद पनगड़िया जी। तो जीएसटी कमेटी का में इनका इंपॉर्टेंट रोल था। लोग कहते हैं कि ये आर्किटेक्ट ऑफ जीएसटी हैं, है ना। आर्किटेक्ट ऑफ जीएसटी माना जाता है कि जीएसटी की पूरी रूपरेखा इन्होंने तैयार की थी। 13th फाइनेंस कमीशन के ये चेयरमैन भी रहे हैं। कौन? श्री विजय केलकर जी। कौन है? विजय केलकर। चलिए साहब, एक प्रश्न है जो राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज का जहां उद्घाटन किया मोदी जी ने, वो कहां पड़ता है? वो यूपी के अलीगढ़ में है। कहां है? यूपी के अलीगढ़ में। एक प्रश्न फेस्टिवल से, जिसे स्टैटिक जीके भी कहते हैं, छठ पूजा से। देखिए, मैंने पहले छठ पूजा लिखा है, अब उसमें तो ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कुछ और त्योहार पूछा हो, क्योंकि सूर्य देवता के रिगार्डिंग बहुत सारे त्योहार पूरे भारत में मनाए जाते हैं। लेकिन जो सटीक आइडिया लगता है कि जिस तरीके से भाषा बच्चों ने बताई कि सूर्य और उनकी पत्नी जो हैं उनकी पूजा जो एक साथ की जाती है, उनका क्या पैटर्न है? ठीक है, उनका क्या पैटर्न है? ठीक है, किसका? जो जो पूजा है जो उनकी पत्नी के साथ होती है, तो उसका सबसे सटीक उत्तर छठ पूजा है ना। बिहार में बनती है, हालांकि अब तो पूरे भारत में मनाई जाती है। जहाँ जहाँ बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वो अपने इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसे छठ पूजा कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है साहब ये? तो सूर्य प्लस उनकी पत्नी को डेडिकेटेड, मेरे हिसाब से तो जो अगर उत्तर रहा होगा वो छठ पूजा के रिगार्डिंग ही पूछा होगा। और ये रिपीटेड सवाल है, ये पहले भी आया है। इट इज ए रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक जीके, इसको पहले भी पूछा गया भैया। विश्व मोहन भट्ट जी के बारे में प्रश्न आया है। ये क्या है? कहते हैं कि इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया है जो हवाईयन गिटार जैसा है। ठीक है, अब इनसे क्या प्रश्न पूछा है कि शायद कि किससे संबंधित हैं, तो यही प्रश्न हमें लगता है कि आया होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके के ऐसे ही कुछ प्रश्न आते हैं कि किससे संबंधित हैं विश्व मोहन भट्ट जी। याद करिए, जब मैं स्टैटिक जीके की क्लास आपको 51 डेज 51 मैराथन पढ़ा रहा था, मैंने कि भाई साहब इस पर ऐसे प्रश्न आएंगे जो बहुत ही मतलब बच्चों का लगा एक सवाल कहाँ से आया है। ठीक है, चलिए, तो विश्व मोहन भट्ट जी के रिगार्डिंग प्रश्न आया है। एक सवाल इमरजेंसी से आया है, अनुच्छेद 360 से आया है, आर्टिकल 360 से। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में प्रावधान है। कहां से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। और ये बताता है, इसी यहीं से पता चलती है कि साहब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैसे हो सकता है इमरजेंसी के दौर में। कुछ बातें जब आप पेपर देने जा रहे हो तो अब कुछ बातें याद रखना। आर्टिकल 352, 356 और आर्टिकल 360, ये हैं प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी। 352 क्या कहता है? जब देश में इंटरनल डिस्टरबेंस हो, ठीक है, और पहले ये था, फिर बाद में मोरारजी देसाई सरकार ने उसमें एक टर्म जोड़ दिया कि इंटरनल डिस्टरबेंस प्लस अगर विरोध है, रिवोल्ट है, तो वो विद आर्म्स होना चाहिए, विदाउट आर्म्स नहीं होना चाहिए। 56 क्या कहता है? किसी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, ठीक है, संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है? फेल हो गया है, तो उसमें भी आपातकाल लगाया जा सकता है। 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है, प्रोविजंस अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। और दोनों ही केस में साफ कहा गया है कि भाई साहब, मतलब तीनों ही केस में, कि जब आप
आपातकाल लगाएंगे तो आपातकाल लगाते समय ध्यान रहे कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो ये है कुछ निचोड़ जो प्रश्न आए, मैंने इनके आसपास की बातें भी बताने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा एटलीस्ट आपको आइडिया रहे कि वे प्रश्न कैसे आने वाला है। ठीक है, मैं पहले ही चीज़ों को सेट करके ला रहा हूँ ताकि मेरी बातचीत का जो है तुमसे समय मुझे मिल जाए, क्योंकि ताकि मैं आसपास की चीज़ें बता सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं। अब आपको 100% इस चीज़ से मदद मिलेगी, थोड़ा रिवीजन सा भी इससे होगा, आपका मदद मिलेगी आपको इस चीज़ से, ये पूरा मुझे भरोसा है।